हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मतलब आई थिंक जितने भी मैंने म्यूचुअल फंड्स के वीडियो बनाए हैं उसमें से वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। तो कंपैरिजन क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन मेजरली 3 वैल्यू इंडेक्स फंड्स जो निफ्टी के हैं, स्ट्रैटेजिक इंडेक्स फंड्स, उनका कंपैरिजन करने वाले हैं। किसके साथ? आपस में तो है ही, साथ में एक बेंचमार्क लेंगे और एक एक्टिव फंड भी लेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस होगा, स्पेशली अगर आप थोड़ी सी वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं, इंटरेस्टिंग लगती है आपको, तो उसके ऊपर बहुत मतलब अलग से ही आपको आउटपुट आने वाला है। मतलब मैं भी जब ये वीडियो बना रहा था तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ें मिली जो मुझे मतलब सरप्राइज हुआ मैं जब ये कंपैरिजन बना रहा था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली किन 3 इंडेक्स फंड्स का पहले हम कंपैरिजन करने वाले हैं? तो निफ्टी 50 वैल्यू 20, निफ्टी 500 वैल्यू 50 एंड निफ्टी 200 वैल्यू 30। ठीक है, 3 इंडेक्स फंड्स हैं, मतलब इंडिसेस हैं जो एनएससी ने लॉन्च किए हुए हैं, और इन तीनों का कंपैरिजन विद निफ्टी 500 एंड आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड के साथ कर रहा हूँ। क्यों आईसीआईसीआई प्रू लिया है? क्योंकि नंबर 1 फंड है, वैल्यू मतलब कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड है, तो मैंने कहा उसके साथ भी कंपेयर करते हैं भाई। एक एक्टिव फंड की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना कि क्या वो अलग सोच रहा है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स। तो बहुत अच्छा एनालिसिस है। तो अच्छा, पहले इन तीनों इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो ये इंडेक्स, स्ट्रैटेजिक इंडेक्स बेसिकली वैल्यू कैसे समझाता है, निफ्ट एनएससी के हिसाब से क्या एक स्टॉक में कैसे वैल्यू को कैटेगरी करता है। तो एक जी स्कोर निकालता है। तो बेसिकली मोटा मोटा बता देता हूँ, वो 4 पैरामीटर मेजरली फोकस करता है: प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू सेल्स एंड प्राइस टू बुक एंड डिविडेंड यील्ड। ये 4 फैक्टर्स वो स्टॉक्स के देखता है, वो उसके हिसाब से सारे स्टॉक्स के आई एम श्योर जी स्कोर निकालता है। सबका सेम वेटेज है, तीनों इंडेक्स में सेम वेटेज है तीनों का, चारों फैक्टर्स का, और उसके हिसाब से सी स्कोर निकाल के वो बताता है कि भाई ये मेरा इसके हिसाब से सबसे हाईएस्ट वेटेज, और वेटेज वगैरह वो सब चीज़ें उस हिसाब से कैलकुलेट करता है। समझ गए ना? तो ये 4 फैक्टर समझ गए आप कौन से हैं? ठीक है, अब तो ये तीनों में डिफरेंस क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। निफ्टी 50 वैल्यू 20, जैसे नाम है कि भाई निफ्टी 50 यूनिवर्स है, उसमें से 20 स्टॉक्स लेने हैं जो वैल्यू स्टॉक्स हैं। और वैल्यू कैसे कैटेगरी डिसाइड की, वो मैंने जैसे बताया, जी स्कोर निकाला वो 4 फैक्टर के बेसिस पे। तो टॉप 20 स्टॉक्स हैं और जो भी वेटेज उसके हिसाब से वो सेट करता है, उसके कुछ फैक्टर्स हैं उनके। ठीक है, तो वो 20 स्टॉक्स वो निकाल लेता है निफ्टी 50 में से। ठीक है, तो वो 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो बन गया, तो वो उसका इंडेक्स है, और वो हर 6 महीने में उसकी रीबैलेंसिंग होती है। हर 6 महीने में वापस कैलकुलेट होते हैं सारे फैक्टर्स, और उसके हिसाब से जो भी वेटेज आना जाना वो सब उनका रहता है। सेकेंड, निफ्टी 200 वैल्यू 30। ठीक है, तो इसको सेम निफ्टी 200 वहाँ यूनिवर्स है, उसमें से 30 स्टॉक्स निकालते हैं जो वैल्यू ओरिएंटेड है, सेम पैरामीटर्स लगाते हैं, सेम फैक्टर्स लगाते हैं, सेम जी स्कोर लगाते हैं, और 30 स्टॉक्स सेलेक्ट करते हैं। अब यूनिवर्स चेंज हो गया, नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ गए। थर्ड जो है निफ्टी 500, अब वो निफ्टी 500 पे और 50 स्टॉक लेने हैं उनको। ठीक है, तो सब 3 समझ आ गया आपको। तीनों इंडिसेस जो निफ्टी ने जब लॉन्च किए थे, तो सबसे पुराना फर्स्ट निफ्टी 50 वैल्यू 20 है, वो मार्च 2014 में लॉन्च हुआ था ऑफिशियली। उससे पहले उसके पास जो डेटा है पहले, वो तो सारा बेसिकली बैक टेस्टेड डेटा है। बैक टेस्टेड डेटा वी शुड ऑलवेज टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, राइट? तो जो एक्चुअल डेटा है वो उसका मार्च 2014 से मतलब एक्चुअल डेटा है, लास्ट 12 साल का ये फंड है। सेकंड जो निफ्टी 200 वैल्यू 30, ये बिल्कुल नया है, ये 2024 का फंड है, जून 2024, तो 2 साल हुए हैं इसको सिर्फ। ठीक है, थर्ड जो है निफ्टी 500 वैल्यू 50, ये 2018 से है, अक्टूबर 2018, तो इसको हो गए 8 ईयर्स के आसपास ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 इंडेसेस हैं, पुराना डेटा अवेलेबल है, बैक टेस्टेड। अगेन मैं उसको नहीं यहाँ पर कंसिडर करूँगा अपने एनालिसिस में। ठीक है, तो समझ गए अब आप। अब थोड़ा सा जैसे मैंने बोला इनका कंपैरिजन, ठीक है, डिफरेंस मैं किसके साथ कर रहा हूँ? निफ्टी 500 के साथ और आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड के साथ। ठीक है, एक एक्टिव फंड जो सबसे बड़ा एक्टिव फंड है, और एक निफ्टी 500 जो बेंचमार्क, मतलब ओवरऑल एक बेंचमार्क ले सकते हैं। वैसे तो सबका अलग अलग बेंचमार्क है, निफ्टी 50 का बट मैंने एक ले लिया है। ठीक है, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो निफ्टी 50 वैल्यू 20 क्या है? प्योर लार्ज कैप इंडेक्स है। 20 निफ्टी 50 से ले रहा है तो प्योर लार्ज कैप है भाई, सिंपल। निफ्टी 200 वैल्यू 30, उसमें लार्ज और मिड कैप दोनों हो सकते हैं। हो सकता है सारे, अब 30 कौन हो, राइट? तो लार्ज हो सकता है सारे के सारे मिड कैप आ जाए, हो सकता है लार्ज कैप आ जाए, तो आई थिंक वो लार्ज एंड मिड कैप ओरिएंटेड फंड होगा। निफ्टी 500 वैल्यू 50, उसमें लार्ज भी हो सकता है, मिड भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, तो ये हमें मान के चलना है। समझ गए आप? ठीक है, तो निफ्टी 500 तो सब कुछ है ही। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड भी ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप की तरह काम करता है, तो उनको एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लार्ज मिड स्मॉल, तो वो भी आई एम श्योर सब लार्ज मिड स्मॉल लेता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में जाते हैं, जो जिसको मैंने सरप्राइज किया था, और फिर हम और थोड़ा बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, कि अब स्टैंडर्ड डिविएशन जैसे कैलकुलेट होता है कि वोलेटिलिटी, राइट? मतलब एक रिस्क का फैक्टर होता है। जब हम रिस्क किसी भी फंड का देखते हैं तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा की वैल्यूज देखते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जब हम देखते हैं तो
बेसिकली कितनी वोलेटिलिटी है उसकी विद रिस्पेक्ट टू द मतलब उसका मीन। तो मैंने देखा कि वही निफ्टी 500 14.4 पे है, ठीक है, तो वो हमारा एक बेंचमार्क है कि 14.4 उसकी वोलेटिलिटी है विद द रिस्पेक्ट टू मीन। अब आपने क्या किया, आपने निफ्टी 50 वैल्यू 30-20 देखा तो 13.9 थोड़ा कम है, एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी 50 की निफ्टी 500 से थोड़ी कम वोलेटिलिटी होगी, तो ये उससे कम है, तो वो ठीक है। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड जो है वो 17 है, तो थोड़ी ज़्यादा मतलब वोलेटाइल है, थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी 500, ठीक है, ज़्यादा वोलेटाइल है। बट सबसे सरप्राइजिंग लगे ये दो, निफ्टी 200 वैल्यू 30 राइट एंड निफ्टी 500 वैल्यू 50। अगर आप ये देखेंगे तो इनकी तो 20 से ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन है, मतलब ये रिस्क निफ्टी 500 से ज़्यादा, आप वोलेटाइल तो ज़्यादा है राइट, तो ऊपर नीचे ये ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी 500। अब टिपिकली जब हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, मेरे पास भी वैल्यू पोर्टफोलियो है विच इज वन ऑफ अ वेरी अमेजिंग पोर्टफोलियो है हमारा, ठीक है, मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉक पोर्टफोलियो है। तो जब हम उसकी बात करते हैं ना, वैल्यू पोर्टफोलियो की बात करते हैं ना, तो हम टिपिकली लोअर रिस्क की बात करते हैं, मतलब उसका भी बीटा जो है या स्टैंडर्ड डिविएशन लोअर है बेंचमार्क से। और टिपिकल मतलब थॉट प्रोसेस क्या रहता है कि यार मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है ना, मतलब आप लोअर रिस्क पे ले रहे हो तो टिपिकली वो कम होता है, लेकिन यहाँ पर वो सरप्राइजिंग फैक्टर लगा कि ज़्यादा और डिसेंटली ज़्यादा 20 से ऊपर स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है राइट, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो इसका फैक्टर ये भी हो सकता है कि भाई कि दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, कि भाई देखो 30 ही स्टॉक्स हैं, 50 ही स्टॉक्स हैं, तो निफ्टी 500 500 स्टॉक्स हैं, तो वो तो है ही 100%, उसका एक फैक्टर है। लेकिन स्टिल मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि 30 है चाहे 50 है, कॉन्सेंट्रेशन है, बट वैल्यू ओरिएंटेड कॉन्सेंट्रेशन राइट, मतलब हायर डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स, लो पी रेशियो स्टॉक्स टिपिकली विल हैव लो वोलेटिलिटी, एक्सपेक्टेड तो ये रहता है, लेकिन यहाँ नहीं हो, ठीक है, तो वही मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, तो पी रेशियो देखो, पूरे पोर्टफोलियो का पी रेशियो निफ्टी 50 वैल्यू 20 का 14.7 है, ठीक है, कम है। निफ्टी 500 का 22.7 है, निफ्टी 50 का करंट पी रेशियो क्या है, अराउंड 20.5 के आसपास है, तो मतलब निफ्टी 50 वैल्यू 20 काफ़ी कम पी पे काम कर रहा है। ये तो 8.7, ये 9.8, तो सिग्निफिकेंट लो पी पे, ठीक है। सर डिविडेंड यील्ड भी देखेंगे तो आप इन दोनों की निफ्टी 50 200 वैल्यू 30, तो ये अलग ही एकदम मतलब हायर, मच हायर डिविडेंड, 2.5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है इनकी पोर्टफोलियोज की, ठीक है। अब टॉप सेक्टर्स कौन से हैं, तो इसमें फाइनेंशियल सेक्टर्स, बैंकिंग सब में मोस्ट नंबर 1 है। अच्छा, ऑयल एंड गैस इन तीनों में ज़्यादा है, मतलब जो तीनों इंडेक्स फंड्स हैं तीनों में ऑयल एंड गैस नंबर 2 है। यहाँ पर आईटी है, यहाँ पर मेटल माइनिंग पावर है। इंटरेस्टिंगली यहाँ आईटी नहीं है निफ्टी 200 वैल्यू 30 में भी और निफ्टी 500 वैल्यू 50 में भी। वाह, तो इंटरेस्टिंग लगा मुझे। अब यहाँ पर भी आईटी है, देखो एक्टिव फंड भी बोल रहा है कि आईटी में है, निफ्टी 50 वैल्यू 20 बोल रहा है आईटी में है, ठीक है, बट ये दोनों नहीं बोल रहे हैं कि आईटी में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं पावर और मेटल माइनिंग में वैल्यू है। ऑफ कोर्स ये सब रीबैलेंसिंग और ये सब चीज़ों का भी फैक्टर है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो सारी सेमी एनुअल, इन सब की सेमी एनुअल है रीबैलेंसिंग, ठीक है, तो सारे, और ये तो वैल्यू फंड है तो एक्टिव फंड है, तो कभी भी इसका तो रीबैलेंसिंग का कुछ डेट नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज हाउ द डिफरेंस इज। अब और समझ लेते हैं। अब मैंने कहा कि चलो टॉप 10 स्टॉक्स देखते हैं सबके। तो मैं जब ये तीन जब एनालिसिस कर रहा था ना, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये तीनों फंड्स निफ्टी 50 वैल्यू 20 इन तीनों में टॉप मतलब डिसेंट ओवरलैप होगा। मैंने कहा सेम फैक्टर है ना, मतलब बहुत कम तो नहीं होना चाहिए, बट जब मैंने देखा तो बहुत इंटरेस्टिंग लगाया मेरे को एनालिसिस। अब आप देखो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक इसके टॉप 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं निफ्टी 50 वैल्यू 20 के। ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट एक एक्टिव फंड के भी तीनों टॉप 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स निफ्टी 500 के भी हैं। तो निफ्टी 500 तो वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, बट वैसे बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन जब आप इन दोनों फैक्टर्स में चले जाओगे, एक देखो अलग ही है एकदम, तो इसमें ये है ही नहीं टॉप 10 में। मतलब एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, रिलायंस, तो ये टॉप 10 में इन दोनों के है ही नहीं। कितना मतलब मुझे तो मतलब मुझे नहीं समझ आया कि क्यों नहीं, फ्रैंकली। मतलब मैंने फिगर आउट भी किया कि मेथोडोलॉजी अलग है, क्या क्या अलग है। मतलब जब यूनिवर्स 50 से 200 हो गया तो ये स्टॉक्स टॉप 10 में आए ही नहीं। आई एम श्योर नीचे होंगे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा जीरो है, बट अब एसबीआई है, एसबीआई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एसबीआई यहाँ पर भी है, ठीक है, तो इनके पास एसबीआई तो है, ठीक है। तो इन्फोसिस अब आप देखोगे तो आईटी है ही नहीं। मतलब इंटरेस्टिंगली जैसे मैंने बोला कि आईटी तो है ही नहीं निफ्टी 200 वैल्यू 20। अब आप आज तो यही बात हो रही है ना कि भाई आईटी में ही वैल्यू तो इनके पास नहीं है आईटी। अब ये किस, अब सेम फैक्टर्स है, मतलब एनएससी तो बोल रहा है भाई सेम मेथोडोलॉजी है, ठीक है, मेथोडोलॉजी सेम है, बट यूनिवर्स चेंज होने की वजह से तो दे आर गेटिंग डिफरेंट आउटपुट ऑल टुगेदर। तो दे आर सेइंग कि टाटा मोटर्स पीवी में सबसे ज़्यादा वैल्यू है, एनटीपीसी में सबसे ज़्यादा वैल्यू, जबकि टाटा मोटर्स पीवी इसके पास भी है बट कम वेटेज पे है, यहाँ पर हाईएस्ट वेटेज पे है।
फिर ये कह रहे हैं कोल इंडिया में वैल्यू है, मतलब ONGC ठीक है, इनके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, ठीक है। तो देयर आर फ्यू कॉमन थिंग्स, बट आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी कि HDFC बैंक, ICICI एंड रिलायंस आर नॉट पार्ट ऑफ टॉप 10 स्टॉक्स इन दीज टू, ठीक है। और दैट्स वाई दे आर सो डिफरेंट, राइट। तो मतलब ये चीज़ आपने देखा कि कितना डिफरेंस आ गया है, उसके चक्कर में वोलेटिलिटी बढ़ गई है, उनका पी रेशियो मतलब डिफरेंट, एकदम ही डिफरेंट हो गया चीज़ें, ठीक है। अब रिटर्न्स भी आप देखोगे तो एकदम अलग हो जाएंगे इनके। तो ये बहुत, मैं वही कह रहा हूँ, ये दोनों इंडेक्स जो है ना, ये अलग हैं थोड़े, मतलब इस थॉट से, ठीक है। तो अब वो कैसे सेटअप हो रहा है, मतलब आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट, ठीक है। तो अब देखो आप ट्रेलिंग रिटर्न्स, तो अब निफ्टी 50 वैल्यू 20 ऑफ कोर्स इज नॉट डूइंग वेरी वेल, YTD -10% रिटर्न्स है। ICICI वैल्यू फंड इज ऑल्सो नॉट डूइंग वेल, -15 है YTD, ठीक है। निफ्टी 500 ने -3 है, निफ्टी 550 वैल्यू 50 ये +4.5 है और ये +3 है। तो ये दोनों फंड अच्छा भी कर रहे हैं लास्ट YTD में, एक साल में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, 15% 14% रिटर्न दिए इन दोनों फंड्स ने। तो मतलब निफ्टी 50 वैल्यू 20 एकदम अलग चल रहा है और ये एकदम अलग चल रहा है 3 साल में भी। अब 3 साल में मैंने ये लिया नहीं है निफ्टी 200, क्योंकि पिंक कलर नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि 3 साल हुए ही नहीं है उसको, तो 2 ही साल हुए ना फंड को, इंडेक्स को लॉन्च हुए पे। बट ये देखो आप 29% 3 ईयर में ट्रेलिंग रिटर्न्स हैं, मच बेटर देन वैल्यू, मच बेटर देन निफ्टी 500, मच बेटर देन वैल्यू 20, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी है, तो बहुत अलग। मैं वही कह रहा हूँ कि तीनों में कोरिलेशन मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब निफ्टी 200 वैल्यू 30 तो नया फंड है, 2 ही साल हुए हैं, तो इसलिए बहुत डेटा नहीं है, तो बट फिर भी थोड़ा बहुत कोरिलेशन जो दिख रहा है इन दोनों में ही दिख रहा है, निफ्टी 500 वैल्यू 50 और निफ्टी 200 वैल्यू 30। निफ्टी 50 वैल्यू 20 तो एकदम अलग चल रहा है, एकदम अलग, ठीक है। और यही चीज़ आप अब कैलेंडर रिटर्न्स में भी देख लो, देखो कैलेंडर रिटर्न्स में भी आपने देखा है, तो ये 20% रिटर्न है, इसके 17% रिटर्न है। तो बेस्ट 2025 में यही 2 फंड ने सबसे अच्छा किया। फिर 2024 में निफ्टी 200 वैल्यू 30 तो है ही नहीं मेरे पास, बट ये देखो इसने सबसे अच्छा किया। अगेन 2023 में तो कमाल ही कर दिया इसने, 63% रिटर्न, 2022 में 23% रिटर्न, 2021 में 56% रिटर्न निफ्टी। ये क्योंकि भाई मेरे पास उसका तो 2018 से डेटा है ना, तो मैं वहाँ तक चला गया निफ्टी 500 वैल्यू 50 का, तो ठीक है। बट 2020 में अच्छा नहीं किया, बट 2019 में बहुत खराब परफॉर्मेंस है, -16, ठीक है। उस टाइम पे वैल्यू फंड जो हमारा एक्टिव फंड था, वो भी बहुत अच्छा फंड है, वो 1% दिया, ठीक है। तो वैल्यू आप देखोगे तो ICICI प्रू वैल्यू फंड से निफ्टी 500 वैल्यू 50 ने तो बहुत बेटर रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन ये है कि वो गिरा भी कम है भाई, -16, ये सब चीज़ें भी नहीं हुई है। देखो एक्टिव फंड का ये भी बेनिफिट है कि वो गिरता भी कम है। लेकिन आप ये बोलोगे थे फिर निफ्टी 50 वैल्यू 10 भी कहाँ गिरा सर, वो भी नहीं गिरा, बिल्कुल, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी निफ्टी 50 वैल्यू 20 में भी है, उसने नेगेटिव रिटर्न्स तो एक बार भी नहीं दिए, ठीक है। इसने तो -16 तक चला गया, लेकिन ये उस हिसाब से बढ़ा भी, तो ये थोड़ा मोमेंटम की तरह नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा मोमेंटम में ही देखा है मैंने इस तरह का कि एकदम गिरा हो एकदम बढ़ा। तो फिर मैंने एक और कोरिलेशन देखा, तो मैंने ना ये स्लाइड पब्लिश की थी हमारी मार्केट रिपोर्ट में, ठीक है, जिसमें ना अलग अलग मेथडोलॉजी सबसे अच्छी कौन सी चली, ठीक है, बेस्ड ऑन NSE की निफ्टी की जो हमारी मेथडोलॉजीज हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश हुआ था ये डेटा लास्ट ईयर। तो आप देखोगे तो 2022 में बेस्ट वैल्यू पर चला, 2023 में वैल्यू चला, 2024 में भी नंबर 2 वैल्यू चला, 2025 में भी वैल्यू चला। लास्ट 4 साल में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस वैल्यू का ही है, ठीक है। उससे पहले 2021 में भी 3rd नंबर पे था, बट 2018, 19, 20 में वैल्यू डिडंट वर्क, वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग मेथड, मतलब स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। और आप अगर देखोगे तो निफ्टी 500 वैल्यू 50 जो फंड है, वो तीनों में उसका परफॉर्मेंस खराब है। और जब ये बहुत अच्छा चलता है तो वो बहुत अच्छा चलता है, जब इन्वेस्टिंग अच्छा नहीं करती तो वो क्लासिक इसके साथ को रिलेट हो रहा है, ठीक है ना। तो प्योर वैल्यू के हिसाब से वो काम कर रहा है कि जब वैल्यू सबसे अच्छा चल रहा है तो वो सबसे अच्छा कर रहा है, जब वैल्यू अच्छा नहीं कर रहा है तो देखो 2019 में -11 है वैल्यू और वो -16 है, लेकिन निफ्टी 50 वैल्यू 20 नहीं है नीचे। तो मतलब निफ्टी 50 वैल्यू 20 जो फंड है ना, वो प्योर वैल्यू की तरह काम नहीं कर रहा है, निफ्टी 500 वैल्यू 30 जो है वो कर रहा है उसकी तरह काम, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मेरे को समझ आई कि यार ये जो चीज़ें हैं ना, आपको समझना है कि वैल्यू मेथडोलॉजी जो है वो लास्ट 4 साल में बहुत अच्छी चली है, उससे पहले वो इतनी अच्छी नहीं चली, ठीक है। एंड दैट्स हाउ दैट फंड हैज़ बीन परफॉर्मिंग गुड और बैड, राइट। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है कि कई बार इन्वेस्टिंग फिलॉसफी, इन्वेस्टिंग स्टाइल अलग अलग टाइप पे चलता है। तो वैल्यू हैज़ वर्कड वेरी वेल इन लास्ट 4 ईयर डजंट मीन कि इट विल कीप ऑन वर्किंग लाइक दैट। हो सकता है कि इस साल अच्छा ना हो सकता है, अगला साल अच्छा ना हो सकता है, -16% रिटर्न भी आ जाए 2019 में आए हैं। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है,
ठीक है, आपको अगर मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब निफ्टी 50 वैल्यू 20 एटलीस्ट हैज सम कंसिस्टेंसी एसोसिएटेड विद इट, क्योंकि 50 मतलब 50 स्टॉक है, शायद उसका वो फैक्टर है। ठीक है, तो या नहीं तो फिर मतलब आप इंडेक्स फंड ले लो, या फिर आप मतलब निफ्टी 500 ले लो, या फिर आप मतलब एक एक्टिव फंड ले लो। एक्टिव फंड ने भी इतना तो ऐसा -16 तो नहीं गया ना, वो भी वैल्यू फंड है, लेकिन उसने तो 2019 में 1-2% रिटर्न दिए हैं। ठीक है, तो इट हैज डन वेल, बट इट हैज इट डन एज गुड एज निफ्टी 500 वैल्यू 50? नो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझाने की मेरे को कोशिश है। ठीक है, कि तो अब इसके ऊपर बहुत सारे ETF इंडेक्स फंड्स अवेलेबल हैं, राइट। तो ये सब वैल्यू NB20 जो बोला जाता है, तो ये सारे फंड्स हैं, तो ऑलमोस्ट 1100 करोड़ रुपए का इस पर AUM है। फिर निफ्टी 50 वैल्यू 200 ये जो दो साल पहले ही लॉन्च हुआ है, तो इसके ऊपर भी हमारे पास 4 फंड्स अभी आ गए हैं, राइट। और फिर 4-5 फंड जो है निफ्टी 500 वैल्यू 20, उस पर भी 1000 करोड़ रुपए का AUM है, तो टोटल। और ICICI प्रू वैल्यू फंड अकेला 58,000 करोड़ का AUM। ठीक है, तो इस तरह से वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दीज इंडेक्स फंड्स आर सो डिफरेंट, राइट। तो मतलब आप एक हाई रिस्क, मतलब जो वोलेटिलिटी के हिसाब से हमें समझना है, तो आप अगर एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हो ना, ठीक है, तो ही निफ्टी 500 वैल्यू 50 या निफ्टी 200 वैल्यू 30 में डालना है आपको। हायर वोलेटिलिटी है वो क्लियरली, ठीक है, और बिल्कुल अलग उसका। अब मुझे वही मैं कह रहा हूँ कि कैसे वो बिल्कुल अलग है, उसमें HDFC बैंक क्यों नहीं, ऐसे मेरे पास इस बात का आंसर अभी तो नहीं है। आई विल स्टिल फिगर इट आउट, अंडरस्टैंड करूँगा और थोड़ा डिटेल में जाऊँगा, बट अलग है एकदम। ठीक है, तो उस अलग होने की वजह से वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उनका मेथोलॉजी और उनका जो वो है वो अलग तरह से यूज़ हो रहा है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड विद इट एज वेल। ठीक है, तो निफ्टी 550 वैल्यू 20 में और ICICI प्रू वैल्यू फंड में आपको ज़्यादा ओवरलैप लगेगा रादर देन निफ्टी 50 वैल्यू 20 और निफ्टी 200 वैल्यू 30 में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, फॉर मी टू वॉच। ठीक है, तो इसीलिए रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर डूइंग। निफ्टी 500 वैल्यू 50 सिर्फ इसलिए मत लो कि उसके 3 साल 4 साल के रिटर्न बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसने 2019 में -16% भी रिटर्न दिए हैं। वो चीज़ समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, सो दैट इज ऑल आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आपको और कोई टॉपिक इस तरह का लगता है कि वी शुड टॉक, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।